हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। आपने देखिए, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट का यूज़ किया ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कभी ना कभी 7 अप, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा ये सब का यूज़ किया होगा। ये सभी का प्रोडक्शन जो भारत में करती है वो यही कंपनी करती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस कंपनी के बारे में डिटेल में आज फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फिर हम लोग ये समझेंगे कि अभी इस कंपनी के शेयर जो हैं वो किस प्राइस पे मिल रहे हैं, क्या वो सस्ते हैं, महंगे हैं, लॉन्ग टर्म हम लोगों का स्ट्रेटजी, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे और हम लोग पॉइंट टू पॉइंट इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का करना इन्वेस्टमेंट के पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना आप उस कंपनी के शेयर में फंस सकते हैं। जैसे कई लोग अभी जोमेटो का शेयर लेकर के फंस गए हैं, जिन्होंने 150 पे लिया था, अब वो 70-75 पे चल रहा है। तो वो लोग बुरी तरह से फंसे हुए, उनके पैसे आधे हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इसका फंडामेंटल एनालिसिस किए बिना बस नाम के आधार पे इसको ले लिया था। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इस समय लगभग 12:20 हो रहे हैं 16 तारीख के। ठीक है, 16 मार्च 2022 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना, 12:20 हो रहे हैं और लगभग इस समय इस कंपनी का एक शेयर है, अभी जो प्राइस है वो है 939 रुपीज़। कल क्या हुआ था? कल ये शेयर जो था, मार्केट इसका क्लोज हुआ था जब, तब इसका शेयर था 925 पे। ये कल यहाँ क्लोज हुआ था। आज क्या हुआ? अच्छा खासा गैप अप हुआ, ओपनिंग 937 पे आज ये ओपनिंग हुई है इसकी। ठीक है, बहुत धैर्य से सुनिएगा, मैं लगभग 15 मिनट का समय लूँगा। ठीक है ना, और फिर क्या हुआ? 937 पे ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा नीचे ये सरकता हुआ गया 10 रुपये तक। 927.60 पर ये लो टच किया। ये अभी तक का है, हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा और नीचे भी आ सकता है, थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है। फिर यहाँ से इसने थोड़ा ऊपर 948.55 का हाई टच किया और एट प्रेजेंट जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तब ये 939 रुपीज़ पर है, अप्रॉक्सीमेटली 1.48% अप। ठीक है, मैंने खुद इसके शेयर अभी लिए हैं और मुझे उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है। लगभग मेरे पास इसके 2000 शेयर हैं। ये मेरा डिस्क्लेमर भी है कि मैं इस पर जब बना रहा हूँ तो मैं इसके शेयर को होल्ड भी करता हूँ। ठीक है, मेरा लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है, 5 साल का मेरा इससे लगभग 4 गुना रिटर्न लेने का अपनी मेरा स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये कंपनी क्या करती है, मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताया, थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए, क्योंकि आपको जानना जरूरी होता है जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक इंडियन कंपनी है। ठीक है, जबकि पेप्सिको इंडियन कंपनी नहीं है जो इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन करती है जिनकी मैंने बात की थी। ठीक है, तो ये एक इंडियन कंपनी है। ये क्या करती है? ये करती है प्रोडक्शन। किस चीज़ का? बॉटलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 काम कर रही है। प्रोडक्शन कर रही है, बॉटलिंग कर रही है एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। किस चीज का? बेवरेजेस का। ठीक है, पेय पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बेवरेजेस। ठीक है ना, कौन कौन से पेय पदार्थ का अब ये समझ लीजिए। पेप्सिको का प्रोडक्ट्स कौन कौन सा है? पेप्सी, उसका ये प्रोडक्शन कर रही है। 7 अप, इसका प्रोडक्शन कर रही है। माउंटेन ड्यू, ठीक है, नाम आपने सुना होगा, इसका प्रोडक्शन कर रही है। मिरिंडा, इसका प्रोडक्शन कर रही है। ये सभी जो प्रोडक्ट है ना, ये पेप्सिको के प्रोडक्ट है। पेप्सिको जो कंपनी है ये इसके प्रोडक्ट है, यूएस की कंपनी है। ठीक है, तो इसका ये प्रोडक्शन करती है, बॉटलिंग करती है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ये सारा काम करती है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। ठीक है, अच्छा, ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है जो पेप्सिको के साथ जिसका फ्रेंचाइजी है यूएस के बाहर। ठीक है, यूएस के बाहर ये सेकेंड लार्जेस्ट है। इसके अलावा ये एक्वाफिना पानी का बॉटल आपने देखा होगा, उसका भी प्रोडक्शन करती है। उसके अलावा ट्रॉपिकाना आपने देखा होगा, ट्रॉपिकाना के जितने भी जूस वगैरह आते हैं उसका बॉटलिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन यही कंपनी करती है। 25 राज्य और 7 यूटी में इसका कारोबार फैला हुआ है। इसके अलावा कुछ एक देशों में भी फैला है, जैसे श्रीलंका है और अफ्रीकन देश है मोटे तौर पे, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोरक्को, ये सब जितने कंपनी हैं, मोरक्को,
ठीक है, मोज़ाम्बिक, ये सभी जगह इसका कारोबार फैला हुआ है। इंडिया में तो है ही, 25 राज्य और इंडिया के 7 स्टेट्स में, 7 यूटीज़ में इसका कारोबार फैला हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, इस कंपनी के फंडामेंटल पे ज़रा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये कंपनी का इस समय जो शेयर है वो है 939 रुपीज़ पे इस समय, एट प्रेजेंट, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और यह इसके 200 डेज का इसका जो मूविंग एवरेज होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 200 डेज का मूविंग एवरेज वो है 846। ठीक है, तो उसके ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 200 दिन का जो हमारा मूविंग एवरेज है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझिए, इसका जो मार्केट कैपिटल है वो ठीक ठाक है, मतलब ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये हमेशा देखना जरूरी होता है। ठीक है, आप कभी भी छोटी साइज की मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने से परहेज करिए। इसका मार्केट कैपिटल है 40,650 करोड़ का। तीसरा पॉइंट समझिए, कई लोग पी वैल्यू के पीछे बहुत भागते हैं, भागना भी चाहिए, पी वैल्यू एक अच्छा इंडिकेटर होता है। तो पी वैल्यू है इसका 57.54, लेकिन जब भी आप पी वैल्यू को देखें ना कि इसका पी हाई है या लो है, जैसे अगर लो पी है तो लोग सोचते हैं ये सस्ता मिल रहा है, हाई पी है तो सोचते हैं ये महंगा मिल रहा है। ये बात सही है, ये बात सही है, मानते हैं। लेकिन पी वैल्यू जब भी आप देखेंगे ना, आप उसके सेक्टर के साथ उसके जो सेक्टर पी वैल्यू है, जो इंडस्ट्री का पी वैल्यू है, उसको भी आप देखेंगे तो इसका इंडस्ट्रियल पी वैल्यू जो है वो है 42.93। तो यहाँ की तुलना में इसका पी वैल्यू थोड़ा हाई है, मतलब इस समय ये शेयर इसके बाकी के जो काउंटर पार्ट्स हैं उन सभी को मिला के उनका जो पी वैल्यू देखेंगे उससे थोड़ा सा हाई है। अदरवाइज इसका पी वैल्यू इस समय एवरेज लेवल पे है, ठीक ठाक है, मतलब शेयर ना बहुत महंगा मिल रहा है ना बहुत सस्ता मिल रहा है। ये भी नहीं है कि सस्ता मिल रहा है, सस्ता भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे आते हैं, कंपनी के ऊपर कर्ज, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। हमें ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमेशा परहेज करना चाहिए जिसके ऊपर बहुत भारी भरकम कर्ज हो। तो इसके ऊपर जो कर्ज है वो है 3,355 करोड़। अब इसको आप कंपेयर कीजिए इससे, मार्केट कैपिटल है 40,650, तो एज कंपेयर टू मार्केट कैपिटल कर्ज है पर बहुत भारी नहीं है। इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आएगा वो आता है 0.82। अब हमेशा याद रखिएगा, अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.0 से ज़्यादा हो जाए ना तो वहाँ पर आपको अलर्ट होना है। लेकिन ये जो कर्ज वाला बात है ये उन कंपनियों पे कभी लागू नहीं होगा जो बैंकिंग कंपनियां हैं या ऐसी कंपनियां जो कर्ज लेकर के कारोबार करती है, ये उनका बिजनेस मॉडल है। ठीक है, जैसे बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है, वो कर्ज लेगी कर्ज देगी, तो वहाँ हम लोग कर्ज वर्ज पर और डी वैल्यू ये सब नहीं देखते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कंपनी में हमें देखना होगा। ठीक है ना, और आगे अभी मैं आपको जब ROE और ROC वैल्यू बताऊंगा तब वहाँ आपको सब बताऊंगा कि कर्ज जब रहे तो किसको देखना है, मतलब ROE देखना है कि ROC देखना है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, कर्ज हमने देख लिया, फिर हम लोग आते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब इसके इस कंपनी के जो लाखों करोड़ों शेयर हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, किसके किसके पास है। तो देखिए, नंबर 1 होता है प्रमोटर, इसके पास हमेशा अच्छे खासे शेयर होने चाहिए। प्रमोटर कौन है? कंपनी के मालिक। जो कंपनी के मालिक होते हैं ना, जैसे इंडिया में जो ये कंपनी है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, ये कंपनी जो है यह पेप्सिको का ये है सहयोगी कंपनी है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, ये कंपनी जो है वो जेपी के नाम से एक ये है, रवि जयपुरिया करके थे। ठीक है, रवि जयपुरिया, वही इसके फाउंडर चेयरमैन थे। ठीक है, तो ये आरजे कॉर्प जो है उसी के पास इसके कितने % शेयर हैं, उसके पास इसके शेयर हो गए 64.89%। ठीक है, तो प्रमोटर के पास होल्डिंग जो है वो ठीक ठाक है, ये 40% से हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, 40% से अगर प्रमोटर की होल्डिंग कम रहे ना, मतलब क्या है, देखो यार, इसका मतलब होता है कि कंपनी के मालिकों को ही अपने कंपनी पे भरोसा नहीं है और वो उसमें शेयर उसका अपने पास नहीं रखे, बल्कि बाकी अपना पूरा शेयर पब्लिक को दे दिए या किसी और को दे दिए। ठीक है, तो कंपनी के मालिकों ने ठीक ठाक अमाउंट में शेयर अपने पास रखा है, ये एक अच्छी साइन है। लेकिन इस पर अभी थोड़ा सा और मैं बताऊंगा और आपको क्या क्या चीज़ देखना है। पहले हम लोग आ जाते हैं FII,
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये देखिए ये स्मार्ट लोग हैं, इनके पास शेयर होना चाहिए, ठीक है। तो 22.23% शेयर एफआईआई के पास है एट प्रेजेंट, और डीआईआई मतलब डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके पास है 7.06%। देखिए ये दोनों पैसा को ना हम लोग स्मार्ट मनी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं पहले बहुत बता चुका हूँ। हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम लोग पैसा लगाएंगे ना, थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे, लगा देंगे। ये लोग जब पैसा लगाएंगे ना तो इनकी पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की पूरी टीम महीनों तक स्टडी करती है, उसके बाद पैसा लगाती है कहीं पे। क्योंकि 1-2 रुपया नहीं लगाते हैं, ये लगाएंगे पैसा 500 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, इस टाइप से ये पैसा लगाएंगे। और लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आज लगाए कल निकाले, ये लगाएंगे तो 1 साल तक रखेंगे, 2 साल तक रखेंगे, 10 साल तक रखेंगे, इस टाइप से इनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये हवा में पैसा नहीं लगा देते हैं कि बस आज गया, मन किया तो खरीद लिया, मन किया तो बेच लिया। तो ये लोग स्मार्ट लोग हैं। तो अगर किसी कंपनी में एफआईआई और डीआईआई का शेयर नहीं हो तो खतरे का संकेत है, अगर वो लगातार घट रहा हो बहुत बड़े खतरे का संकेत है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, प्रमोटर होल्डिंग में भी हम लोगों को 2 बात देखनी होती है। प्रमोटर होल्डिंग में देखना होता है कि कम से कम ये 40% से ज़्यादा हो, और दूसरा क्या प्रमोटर ने अपने शेयरों को कहीं पर प्लेज कर रखा है, कर्ज में दे रखा है, गिरवी रखा है अपने शेयर को। तो इसको कहते हैं अनप्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग कितना % है। तो यहाँ हमने देखा है कि इसके जितने भी शेयर हैं वो सभी के सभी अनप्लेज्ड हैं, मतलब गिरवी नहीं रखा है। यहाँ देखिए, यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा, अभी यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, अदरवाइज मैं आपको शो कर देता, ठीक है। जहाँ पर आप देखेंगे कि इसके जो शेयर हैं वो अनप्लेज्ड हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात हो गई, 40% से ज़्यादा है, अच्छी बात हो गई। एफआईआई और डीआईआई के साथ हमें क्या देखना होता है, पहला तो इनके पास ठीक ठाक मात्रा में शेयर हो, और अगर आप इनका पैटर्न देखेंगे कि ये कैसे पैटर्न इनका चल रहा, तो यहाँ देखिए प्रमोटर के पास पहले था 73% शेयर, समय के साथ घटता हुआ इनके पास हो गया 64%। अगर यह शेयर घट करके पब्लिक के पास आ गया रहता तो ये नेगेटिव बात होती, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, डीआईआई, ठीक है, डीआईआई के पास, सॉरी एफआईआई के पास था 13.51%, अब क्या हो गया 21%, यहाँ था 6.42% डीआईआई के पास, ठीक है, अब क्या हो गया 7%। मतलब क्या हुआ, इधर से अगर घटा तो इधर आके जुड़ा, न कि इधर आके जुड़ा पब्लिक के पास, ठीक है। तो अगर ये पब्लिक के पास आ गया रहता शेयर तो हम लोग इसको नेगेटिव साइन मानते। क्यों, पब्लिक देखिए, पब्लिक के पास 6.51% है ना, इसको जब मन करेगा बेच करके भाग निकलेगा, ठीक है। इस चीज़ को देखिए, ये आज से कुछ समय पहले का पैटर्न है, ठीक है, और ये अभी का है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ घटा है, लेकिन यहाँ और यहाँ अच्छा खासा बढ़ा है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। एफआईआई किसी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करते हैं जब वो उसके बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं, देख समझ लेते हैं कि ये कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म करने वाली है। ओके, तो हम लोगों ने शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। पब्लिक के पास कितना शेयर है, पब्लिक के पास शेयर है 6.52%। पब्लिक के पास कभी भी बहुत हाई परसेंटेज ऑफ शेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग ना इसको उल्टे तरीके से ही समझा देते हैं, वो कहते हैं लोगों का भरोसा बढ़ा है इस कंपनी पे। लोगों का भरोसा बढ़ना क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, एफआईआई बेचेगा तो कौन खरीदेगा। अगर प्रमोटर उसके बेच रहे हैं, एफआईआई बेच रहे हैं, डीआईआई बेच रहे हैं, मतलब पब्लिक खरीदेगी, तो पब्लिक तो कभी भी खरीद लेगी और कभी भी बेच के निकल लेगी, ठीक है। भरोसा हमें इसका देखना होता है, इनका भरोसा बढ़ा है कि नहीं, क्योंकि ये रिसर्च करके पैसा डालने वाले लोग हैं, ठीक है। पब्लिक तो ऐसे भी डाल देगी। एंड लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आरओई वैल्यू। देखिए इसका आरओई वैल्यू है ना 18.6% है, और आरओसीई वैल्यू जो है ये है 17.4%। आरओई मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। अगर किसी कंपनी ने कर्ज ले रखा है ना तो हम लोग ये देखेंगे, और अगर नहीं ले रखा है तो हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो इस कंपनी के मामले में ये दोनों ही 15% से ऊपर रहना चाहिए। अगर 15% से ऊपर है देन ओके, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही 15% से ऊपर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का आरएसआई वैल्यू है, ये है इस समय एट प्रेजेंट 54.95, ठीक है। अब देखिए आरएसआई का क्या है, अगर ये 70 के ऊपर चला जाता है तो मानते हैं कि ये ओवर बाउट है, बहुत ज़्यादा इसको हाई कीमत पे मिल रहा है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके शेयर खरीद लिए गए हैं। अगर ये 30 से नीचे है तो इसको मानते हैं ओवर सोल्ड है।
तो कई लोग क्या होता है ना, ऐसे RSI वैल्यू वाले कंपनी खोजते रहते हैं जिसका शेयर का वैल्यू इस समय 30 से नीचे चला गया है, RSI वैल्यू 30 से नीचे चला गया, उसको वो ओवरसोल्ड मान करके खरीद लेते हैं। उनको ये भरोसा होता है कि ये इन नियर फ्यूचर अच्छा रिटर्न देगा, और बहुत मामलों में ऐसा होता भी है। RSI वैल्यू 54.95 का मतलब है ये कहीं बीच में है, मतलब ना तो ये ओवरसोल्ड है ना ये ओवरबाउट है, इसके शेयर ठीक ठाक प्राइस पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अपना पर्सनल इसमें अभी से 4 दिन पहले मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। पॉसिबल होगा तो मैं आपकी वीडियो में एक पॉपअप स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, ठीक है ना। ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आपको क्या करना है, आप इस एनालिसिस को देखने के बाद खुद से डिसाइड कीजिए, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह लीजिए, ठीक है। और मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बताया वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, ये कोई किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।